कोई भी एक्टिव या पैसिव, लीनियर नॉन लीनियर आपके जुड़े हुए रहेंगे प्रतिबाधाएं, तो ये क्या कहलाता है आपका नेटवर्क। ठीक है, जिसके अंदर इनपुट हो आउटपुट हो सारे हो, तो वो क्या कहलाता है, इसमें आपका नेटवर्क है वो कहलाएगा। और ये अब अपन कंटिन्यू करते हैं। चलो, जाल हो गया। कितने प्रकार की प्रतिबाधाएं होती है, तो रेखीय और अरेखीय प्रतिबाधाएं। तो रेखीय प्रतिबाधाएं कौन सी होती है, लीनियर, जिनका वी आई वक्र, वी इधर रहेगा, आई इधर रहेगा, वी आई वक्र कैसा हो, लीनियर, या जो ओम के नियम का पालन करते हो। यानी जैसे जैसे वोल्टेज सप्लाई बढ़ाया जाए वैसे वैसे अगर परिपथ में धारा का मान है वो भी बढ़ता जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, लीनियर या रेखीय प्रतिबाधाएं। और जो इसका पालन नहीं करती है तो वो क्या कहलाती है, अरेखीय प्रतिबाधाएं। जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये सारे के सारे आगे वाले क्या आ गए आपके अरेखीय प्रतिबाधाएं। बेसिक जो है LCR, वो तीनों किसका है, पालन करती है ओम के नियम का, या वो क्या कहलाती है, वो रेखीय प्रतिबाधाएं। तो जाल हो गया। जटिल जाल यानी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जुड़े हुए रहते हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये यहाँ जोड़ दिया, ये कैपेसिटर जोड़ दिया, ये एल जोड़ दिया, ये फिर इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, ये इस प्रकार से जोड़ दिया, यहाँ पर ये है, ये इंडक्टर जोड़ दिया मैंने। यानी कैसे भी करके कुछ भी जुड़ा हुआ रह सकता है। तो ये सारे के सारे ये रेजिस्टेंस है, इसके समांतर क्रम में फिर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। तो ये सारे क्या है, ये जटिल जाल के उदाहरण है, यानी इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, तो ये है जटिल जाल हो गया। निष्क्रिय जाल, अच्छा, वोल्टता स्रोत, आदर्श वोल्टता स्रोत की क्या स्थिति रहती है, एक नाम सुना होगा आपने, आंतरिक प्रतिबाधा। वास्तव में कोई भी अगर वोल्टता स्रोत हम काम में लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ धारा का मान खुद कंज्यूम करता है, मतलब खुद भी एक आंतरिक प्रतिबाधा है वो रखता है। आदर्श वोल्टता स्रोत क्या होता है, तो आदर्श वोल्टता स्रोत की स्थिति हम मानकर चलते हैं कि जिसके अंदर कोई कंजप्शन नहीं हो, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस हो उसका वो क्या हो, जीरो हो। मान लीजिए यही डायग्राम है, तो इसके अंदर ये अगर वोल्टेज सप्लाई यहाँ पर जुड़ी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RS है वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है आपका आदर्श वोल्टता स्रोत। ठीक है, तो ये कुछ आपने बेसिक पढ़ ही रखा होगा। किरचॉफ के नियम हमने पढ़ ही रखे हैं, रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सबसे पहली क्लास में हमने पढ़ा था धारा का नियम। एक तो नोड एनालिसिस, संधि बिंदु, आने वाली धारा और जाने वाली धारा, इन सब का योग क्या होता है, समान होता है, तो वो क्या कहलाती है आपकी संधि बिंदु। और किरचॉफ का वोल्टता का नियम, हमने कोई भी ऐसी थ्योरम नहीं है जो बिना इसके कंप्लीट हो गई हो। ठीक है ना, तो किरचॉफ का धारा का नियम और किरचॉफ का वोल्टता का नियम पढ़े हुए हैं आपके। तो ये कुछ बेसिक था इसका जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, जटिल जाल का सरलीकरण कैसे करेंगे, सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम दो टाइप इसकी मानते हैं। एक तो मानते हैं ये इंग्लिश के वर्ड कैसा जैसा है, क्या कहते हैं इसको, पाई 22/7 होता है ना, ऐसा ही होता है। तो पाई में क्या होता है, दो डंडे और एक ऊपर डंडा, यही होता है। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस 3 अगर इस प्रकार से कनेक्टेड हो, यानी ये स्थिति हो, तो ये क्या कहलाता है, इसको हम जो ये नेटवर्क होता है इसको हम कहते हैं पाई नेटवर्क। इसकी कंडीशन क्या रहती है, ये पाई नेटवर्क है अपना, और इसकी कंडीशन तो ZA B और C यानी साइक्लिक ऑर्डर में रेजिस्टेंस सब रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, पाई पेरा या पाई नेटवर्क कहलाता है। ठीक है ना, पाई नेटवर्क। एक होता है स्टार नेटवर्क या T नेटवर्क। अब T नेटवर्क की क्या स्थिति है भाई, ये देखा होगा आपने, ये क्या बन गया, T बन गया ना, इंग्लिश का T। ठीक है, ये पाई सिंबल की तरह है, ये T सिंबल की तरह है। इसकी स्थिति क्या है, Z1
2 और 3। ठीक है, यहाँ पर बीच में नोड है। अब ये स्थिति रहेगी तो ये क्या कहलाता है, टी नेटवर्क, या इसको हम स्टार नेटवर्क भी कहते हैं, टी नेटवर्क और स्टार नेटवर्क। ठीक है ना, पाई नेटवर्क आ गया और टी नेटवर्क आ गया। इन दोनों के अंदर कई बार अपने को सरलीकरण करने के लिए, सरलीकरण क्यों करते हैं, अपने को तो एक बात से मतलब है कि जो प्रॉब्लम आए उसका सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है ना, यानी प्रॉब्लम दी हुई है उसका सॉल्यूशन करने के लिए अपने को कई बार पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में बदलना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम इनको काम में लेते हैं। मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, न्यूमेरिकल आता है एक, तो उसके लिए हम ये कार्य है वो कर रहे हैं। ध्यान क्या रखना, कैसे इनको शो कैसे करना, याद आप निकालना तो फिर भी याद कर लोगे, लेकिन इनको शो कैसे करना, तो लगभग में क्या होता है कि पाई नेटवर्क को अपने को टी में बदलना पड़ता है। तो पाई का मतलब होता है जेड ए बी सी, ये तीनों क्या होनी चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है ना, और टी नेटवर्क है तो इसमें क्या है, दो इस प्रकार से हो गए तो तीसरा इस प्रकार से होगा, यानी दो Z1 Z2 एक तरफ और Z3 है वो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, लेकिन इन दोनों से अलग इसमें ब्रांच के अंदर होगा, शाखा में होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका टी नेटवर्क। अब इनमें अच्छा शो कैसे करते हैं, तो टी नेटवर्क में हमेशा Z1 Z2 Z3 के हिसाब से शो करेंगे, और पाई नेटवर्क का तो ZA ZB और ZC के हिसाब से इसको शो करते हैं। अब इन्हें परस्पर रूपांतरण देखा जाए तो किस प्रकार से हम करते हैं, तो पहले हम देखते हैं पाई का टी में रूपांतरण, यानी पाई खंडों का टी में रूपांतरण, पाई नेटवर्क का टी नेटवर्क में रूपांतरण। ठीक है, तो पाई का नेटवर्क में टी में रूपांतरण करोगे तो पहले क्या है आपके पास प्रतिबाधाएं ZA B और C, और बाद में क्या मिलेगी आपको 1 2 और 3। ठीक है, यानी 1 2 3 के रूप में शो करना है। चलो जी, ये बात तो ध्यान में आ गई। अब Z1 क्या होगा, तो इसका यहाँ पर अपन वो काम में नहीं ले रहे हैं, डेरिवेशन नहीं काम में ले रहे हैं, अपन सीधा इसको काम में ले रहे हैं। तो Z1 अगर है तो इसको शो करेंगे ZA ZB अपॉन ZA प्लस B प्लस C, इस प्रकार से इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, दूसरा Z2 को किस प्रकार से शो करेंगे, तो ZB ZC अपॉन नीचे वही ZA B और C तीनों का योग, और तीसरा क्या रह गया Z3, तो Z3 क्या हो जाएगा, Z3 जो नेटवर्क में आ जाएगा उसका मान क्या आ जाएगा ZC ZA अपॉन ZA प्लस B प्लस C। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको हम व्यक्त करते हैं। ये किसका आ गया अपने पास में, पाई खंडों का टी में रूपांतरण। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा इसका अपोजिट, टी का पाई में रूपांतरण, यानी ये क्या था, पाई का टी में रूपांतरण हो गया। ऐसे ही क्या होता है एक टी का पाई में रूपांतरण, इसका ठीक अपोजिट। तो टी का पाई में रूपांतरण करेंगे तो पहले क्या आएगा आपका, पहले क्या है 1 2 और 3 है, और बाद में क्या आ जाएंगे A B और C, यानी इसको किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, यानी बाद में क्या आएंगे, तो बाद में अपने पास में इसमें मान जो आने हैं, अगर इसका ठीक अपोजिट हो तो बाद में क्या आएगा A। ठीक है, तो ZA ZB और ZC तीन मान अपने पास मिलने हैं। मान क्या आ जाएगा इसका, तो ऊपर के मान Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 बाई Z2। ठीक है, दूसरा ZB अगर ये आता है तो ऊपर वाली राशि तो सेम रहती है आपकी, यानी Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस प्लस तीनों मान समान रहेंगे। नीचे क्या रहेगा, B है तो ये क्या आ गया 3, यानी 1 आगे, और C होगा तो ऊपर वाला मान तो समान रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा Z1। ठीक है, ये बेसिक रूपांतरण होते हैं, वो हम काम में लेते हैं। कैसे आया, मैं फिर कह रहा हूँ, ये डेरिवेशन अपने को काम में नहीं लेना है, अपने नहीं है तो मैंने यहाँ पर नहीं करवाया आपको, सीधा इसको काम में लिया है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, क्योंकि 3 नंबर का तो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एग्जाम्पल सी आपका।
एग्जाम्पल क्या था, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एग्जाम में कोई परिपथ दे दिया कि दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात कीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध चलो देखते हैं। ठीक है, ये लो जी, ये मैंने डायग्राम बना दिया। ठीक है ना। अब इसका क्या कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात कीजिए, और इसके मान, तो मान भी बताता हूँ इसके, ए बी सी और डी इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। एसी के मध्य ये सारा का सारा नेटवर्क है वो आपका जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध के मान तो 3 प्रतिरोध तो 10 ओम के हैं और 2 प्रतिरोध है वो क्या है आपके 5 ओम के। ठीक है, मान लीजिए अगर ये बीच में नहीं होता तो क्या होता, सपोज ये यहाँ पर नहीं होता तो बहुत सरल काम था, इधर ये दोनों सब किस में आ गए, श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, और आपस में फिर एसी यानी दोनों क्या आ गए समांतर क्रम में, तो आसानी से इसको जोड़ देते हैं। लेकिन ये बीच में दिक्कत कर रहा है। ठीक है, अब इसको अपने को हटाना है। कैसे हटाओगे, आपका वो भी नहीं है कि आप ये कह दें कि अपन काम में लेते थे ना एक 12th में व्हीटस्टोन ब्रिज, 12th में पढ़ा हुआ होगा आपका खूब। तो व्हीटस्टोन ब्रिज उसमें भी ऐसी स्थिति होती है, लेकिन उसमें बीच वाला क्या कर देते हैं, फिर इग्नोर कर देते हैं, चारों भुजाओं को एडजस्ट करते हैं, तो बीच से इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। वैसी स्थिति है नहीं अपने पास, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये तो 10 ओम है, 1 ओम भी होता तो फर्क तो डालता है इसका। तो इसको अपने को क्या काम में कैसे करना अपने को, यानी इसका तुल्य प्रतिरोध है वो अपने को चाहिए। इसमें अब यहाँ से 5 वोल्ट जोड़े से यहाँ 10 वोल्ट जोड़े, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इधर धारा जाएगी, इधर धारा है वो वापस निकलेगी। ठीक है, अगर धारा पूछता तब कंडीशन में फिर कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी आती, लेकिन हमें तो तुल्य प्रतिरोध यानी ए और सी के मध्य क्या हो रहा है उसका ही मान चाहिए। तो अब देखो ए और सी को आप कैसे ज्ञात करोगे, तो ये देखो पाई बन रहा है क्या आपका, ये पाई तो बन रहा है, इस प्रकार से ही तो है। ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, इन दोनों भुजाओं को थोड़ा मोड़ दो तो ये क्या बन गया, पाई तो बन गया आपका। ठीक है ना, यानी ये क्या हो गया जेड ए, इसको क्या मान लूँ मैं जेड बी, और इसको मैं क्या मान लूँ जेड सी। तो बहुत सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। तो यानी आप क्या करो, एक बार इस पूरे पद को यानी ए बी सी, इसको ए बी डी ए, इस वाला जो टर्मिनल है, चाहे तो इधर वाले को मान लो चाहे उधर वाले को मान लो, एक ही बात है, दोनों में से किसी को भी मान लोगे तो ये क्या होगा, हट जाएगा यहाँ से, और एक इसकी जो भुजा आएगी तो फिर कौन सा बनेगा, टी नेटवर्क। और टी क्या होता है, देखो इस प्रकार से रहता है, ये तो रहता है टी। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको तो मैंने टेल को कर दिया बाहर। अब ये दोनों भुजाएं इनको भी मोड़ दो, तो ये लो, इन दोनों को मोड़ दिया तो ये टी तो है इधर और इधर। ठीक है, इन भुजाओं को क्या कर दिया मैंने, मोड़ दिया। तो यानी यहाँ पर Z1, ये Z2 और ये बाहर की तरफ क्या आ जाएगा Z3, तीसरी प्रतिबाधा। यानी जो अतिरिक्त ये बीच वाली प्रतिबाधा थी ये हटकर कहाँ आ जाएगी, आपके बाहर की तरफ। अब आसान हो गया, बीच वाली हटते ही फिर क्या होगा, तो बीच वाली हटते ही हम कह देंगे कि देखो एक मान तो हमारे पास ये वाला, यानी इस पूरे ABDA ये वाला जो है ये कौन सा है, पाई नेटवर्क है। इसको किस में कन्वर्ट करना है अपने को, टी नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। तो टी नेटवर्क में कन्वर्ट करते ही यहाँ पर आसान हो गया अपने लिए, एक भुजा बाहर आ जाएगी तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों श्रेणी समांतर श्रेणी क्रम में और ये दोनों श्रेणी क्रम में, आगे बड़ा आसान हो जाएगा। करके देखते हैं इसे क्या करना है। तो पहला मान किसका याद करेंगे, देखो
यहाँ पर क्या है, ए जेड बी और जेड सी, यानी ये तीन हैं, जेड ए बी और सी। अच्छा, इसको मैंने ए कहा, बी कहा और सी कहा। अब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आई थिंक आपको, क्योंकि मैंने अलग से डायग्राम बनाकर भी इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ना। मान अब ज्ञात करने हैं मुझे, तो Z1 का मान क्या आएगा, तो Z1 क्या है, जेड ए जेड बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी तो एक साथ ही ज्ञात कर लेते हैं, सब में काम में आना है। 10 20 और 5 25, ये तो कितना आ गया भाई, 25 आ गया। Z1 के लिए जेड ए गुणा जेड बी, तो 10 गुणा 10 कितना हो गया, 100। ठीक है, जेड ए गुणा जेड बी, तो 10 गुणा 10 100 बटा 25, यानी Z1 की वैल्यू क्या आ गई, Z1 बराबर क्या आ गया आपके पास में, बताओ, 100 बटा 25 यानी 4 ओम। ठीक है जी। Z2 के लिए जेड बी जेड सी, जेड बी 10 गुणा 5 50, 50 बटे 25 कितना आ गया, Z2 बराबर 2 ओम। Z3 और Z3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ZC जेड ए सी और ए, 10 गुणा 5 50, 50 बटे 25 2 ओम। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 5 होता 25 होता, जो भी वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तीनों मान आ गए। अब इन मानों को कैसे पुट करना, इसके अकॉर्डिंग पुट करना। तो देखो यहाँ पर Z3, ये क्या है Z1 और ये क्या है Z2, ऐसे ही ज्ञात करोगे। तो Z1 की वैल्यू क्या है 4 ओम और इसकी वैल्यू क्या है 2 ओम और इसकी वैल्यू भी क्या है 2 ओम। अब इसके फिर देखो यहाँ तक का हो गया ना क्लियर आपको। अब देखो इसी डायग्राम को मैं आगे आपको बता देता हूँ। तो इसमें ये बीच वाला क्या हो गया, यहाँ से हट गया ना भाई, ये तो हट ही गया। ठीक है, इसकी वैल्यू बदल गई और इसकी वैल्यू बदल गई और यहाँ पर क्या आ गया, एक अतिरिक्त अपने पास में वैल्यू है टर्म वो आ गई। ठीक है, यानी ये आ गया। अब ये कौन सा है, ये Z1, ये Z1, ये Z2 और ये क्या है Z3। वैल्यूज रख दीजिए 4 ओम, फिर ये वाला कितना है 2 ओम और ये कितना है 2 ओम। ठीक है, अब देखो AC के मध्य ABC दोनों श्रेणी क्रम में आ गए और ADC ये दोनों भी किस में आ गए, श्रेणी क्रम में। तो इसको मैं किस प्रकार से बना सकता हूँ डायग्राम को, ये बिंदु आपका A और ये बिंदु क्या है C। 4 और 5 कितने हो गए 9 ओम और 2 और 10 कितने हो गए 12 ओम। ठीक है, किसमें है, श्रेणी क्रम में। और यहाँ पर ये वाला जो पद है ये हमारे पास क्या आ गया, कितना था पहले से 2 ओम आ गया बाहर। ठीक है, तो सीधा ही हो गया ना, इसको देख सकते हैं आप, देखने से स्पष्ट कर सकते हैं और मुझे लिखने की आवश्यकता थोड़ी। हाँ, एग्जाम में आ गया 3 नंबर का क्वेश्चन, तब तो सारा करोगे ही आप कि इसमें चूंकि ये AB 4 ओम और 5 ओम क्या है, समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः दोनों का योग कितना हो जाएगा 9 ओम। ऐसे इन दोनों का योग कितना हो गया 12 ओम। अब 9 और 12 ये दोनों किस में है, कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में A और C के मध्य है। तो इनका क्या कर लेंगे आप, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा इसका 9 और 12, तो क्या कहेंगे 9 गुणा 12 बटे 9 प्लस 12, 12 और 9 21, 21 यानी 7, 3 बार 3 से कटेगा 4 और ये 7, तो कितना हो गया 9 चौक 36, 36 बटे 7। ठीक है, ये 36 बटे 7 ओम हो गया। तो ये और पैरेलल में किसके होगा ये, अब देखो ये A और ये क्या था C, इसका मान कितना हो गया 36 बटे 7 और यहाँ पर कितना है 2, तो 2 प्लस 36 बटे 7, क्योंकि दोनों क्या है, क्योंकि यही तो है ना अपना फाइनल, तो यही है। तुल्य प्रतिरोध की तो बात चल रही थी, तो दोनों का योग कर दो, 2 प्लस 36 बटे 7 14 है, तो कितना हो गया 2 प्लस 36 बटे 7 बराबर
50/7 ओम। ये हमारे पास क्या आ गया इसका फाइनल वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से हम दिए गए तुल्य जो भी आपका दिया हुआ रहता है, दिया गया परिपथ है, उसका मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो वहाँ पर ये तो देगा नहीं कि आपको टी नेटवर्क या पाई नेटवर्क को काम में लेते हुए इसको सॉल्व करो, उसके वजह से तो कैसे भी सॉल्व करो, लेकिन ये सॉल्व होना चाहिए। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने इसको ज्ञात कर लिया है। तो ये क्या था, कुछ जटिल जाल का सरलीकरण से संबंधित टॉपिक था, वो मैंने करवाया है, देख सकते हैं आप इसको। तो आई होप ये कंप्लीट हो गया होगा आपको। इससे संबंधित जो भी हैं आपके, कुछ धारा से संबंधित भी, आई जी डेज से संबंधित भी हो सकते हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, और सॉल्व्ड में भी कौन से जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं पहले यूनिवर्सिटी में, उनको तो देखना ही है, तो ये काम आपको करना है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन ने, जैसे मैंने हेडिंग डाल रखी है, जेड पैरामीटर और एच पैरामीटर क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। पैरामीटर है, प्राचल है, नियतांक होते हैं, और क्या है। नियतांक भी किसके हैं, तो अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं परिपथ। ठीक है ना, तो कोई परिपथ है तो 4 टर्मिनल नेटवर्क होगा, यानी इनपुट भी होगा और आउटपुट भी होगा। चलो ये हमने कह दिया, ये हमारा क्या है, परिपथ है, और ये कोई जाल है और इसमें ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट। ठीक है, कितना आउटपुट कितना इनपुट, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में कहें तो अपन क्या कहेंगे कि V1 वोल्टेज सप्लाई है और I1 इसके कारण से धारा बहती है। और आउटपुट के अंदर, तो आउटपुट में V2 अपने पास में वोल्टेज मिलता है और I2 क्या है, धारा है, वो प्राप्त होती है। अगर अंदर की तरफ बाहर की तरफ कैसा भी ये हो सकता है। अगर यहाँ स्रोत है तो क्या होगा, स्रोत अगर है तो इधर की तरफ सप्लाई होगी, नहीं तो बाहर की तरफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सामान्यतः इसको ऐसे ही शो किया जाता है, बाकी अपने परिपथ पर डिपेंड करता है कैसा अपने को प्राप्त होता है। तो इसमें जेड प्राचल को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो अपने पास प्राचल कितने हो गए, 4, V1 V2 I1 और I2। और इसके अंदर जेड प्राचल के लिए जो वोल्टता है उसको फलन के रूप में अपन लिख सकते हैं, यानी V1 इज इक्वल टू F1 I1 I2 और V2 इज इक्वल टू F2 I1 I2। ये बेसिक हो गया इसका। ठीक है ना, यानी ये हमारे पास में इनके फलन के रूप में अपन ने लिखा है, यानी वोल्टता को किसके फलन के रूप में लिखा है, धारा के फलन के रूप में लिखा है। बस ये इक्वेशन याद है तो प्राचल आपको याद है, प्राचल याद है, बोले हाँ बिल्कुल याद है। क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ काम करना ही नहीं है, अपने को आंशिक अवकलन करना है। आंशिक अवकलन करना है तो I1 और I2 दो बार आंशिक अवकलन हो जाएगा, दो बार इसका हो जाएगा, दो बार इसका हो जाएगा, जितने में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो V1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, dV1। ठीक है, अब dV1 का मान क्या हो जाएगा, तो मैं कहूँगा भाई देखो पहले किसके सापेक्ष अवकलन कर लो, I1 के सापेक्ष। तो मैंने कहा I1 के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया, डेल F1 बाई डेल I1, मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा इसका, dI1। जब I2, इस कंडीशन में I2 क्या, I2 को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। ठीक है ना, प्लस डेल F2 बाई डेल I2 इंटू dI2। ठीक है, अब ये दो पैरामीटर आ गए इसमें आपके, एक ये पैरामीटर रहा और एक ये पैरामीटर रहा। कौन से पैरामीटर हैं, जेड प्राचल है पहले जो अपन पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं, जेड प्राचल। और जेड प्राचल को अपन क्या नाम रहते हैं, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, क्योंकि जेड जो नाम है वो किसका नाम है, प्रतिबाधा इम्पीडेंस का नाम है। ठीक है, तो खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल भी ये कहलाते हैं। क्या मान हो जाएगा इसमें, अगर हम परिपथ में कम मान की प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता को
काम में लें तो dv1 को किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, v1 के द्वारा, और di1 को किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, i1 के द्वारा, di2 को किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, i2 के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब ये दो पैरामीटर हो गए, मैंने आपको कहा था ये वाला जो पैरामीटर है इसको हम कहते हैं Z11 और ये वाला जो पैरामीटर है इसको हम क्या कहते हैं, Z12, ठीक है, या इसको हम कहते हैं Zi और इसको कहते हैं ZR। इस प्रकार से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, Z इनपुट के द्वारा और ZR के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। कितना मान हो जाएगा, तो Z11 या Zi का मान कितना हो गया, Z11 बराबर डेल F1 बाई डेल I1, यही मान हो गया, जबकि I2 का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा पद नहीं है, इसका मतलब उसका मान क्या है, 0 है। उस कंडीशन में इसको हम व्यक्त करेंगे। तो डेल F1, अब F1 क्या है आपके पास में, F1 क्या है, V1 है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल V1 बाई डेल I1, ठीक है ना, जब I2 बराबर क्या हो, 0 हो। F1 क्योंकि F1 फलन किसका लिख रखा है, V1 का फलन लिख रखा है, तो डेल V1 बाई डेल I1। अब देखो V बराबर IR, यही तो होता है मान प्रतिबाधा का, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा भी कहते हैं, ठीक है। जो Z1 पैरामीटर है, Z11 है, वो किसको व्यक्त करता है, खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा, और इसको हम किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, Zi के द्वारा भी, इसलिए हम इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा पैरामीटर क्या आ गया इससे, Z12 या Z12, इसका मान क्या है, डेल, अच्छा ये मैंने मिस्टेक कर दिया, पर F1 ही है भाई, क्योंकि F1 का ही तो कर रहे हैं ना अभी अवकलन, F2 तो काम में नहीं है। तो dv1 में डेल F1 बाई डेल I2, तो कितना मान हो गया इसका, डेल F1 बाई डेल I2। कंडीशन इस बार, पिछली बार क्या था, I1 0 था, इस बार पिछली बार क्या था, I2 0 था यहाँ पर, और इस बार I2 के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो 0 कौन होगा, I1 0 होगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, I1 बराबर 0। इसको उधर लिखें क्या, दिखाई दे जाएगा शायद यहाँ से। तो सेम इस जैसा ही है, तो इसमें भी इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल V1 बाई डेल I2, जबकि I1 बराबर 0 हो, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका खुले परिपथ की व्युत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा है, ठीक है। तो ये अपना दो पैरामीटर हो गए। अब इसमें टाइम है 2 मिनट, तो ये हमने इसका मान ज्ञात कर लिया, 2 पैरामीटर अपने क्लियर हो गए। ऐसे ही शेष 2 पैरामीटर क्या हो जाएंगे, तो शेष 2 पैरामीटर के लिए किसका अवकलन करोगे, समीकरण 2 का आंशिक अवकलन कर देंगे। तो समीकरण 2 का आंशिक अवकलन करते ही यहाँ पर क्या आ गया, dv2, और अब मान किसका है, डेल F2। अब देखो ये डेल F2 और ये डेल F2, भाई ये मान अवकलन तो उसके सापेक्ष ही होना है, एक बार I1 के सापेक्ष हो गया di1, एक बार I2 के सापेक्ष हो गया तो di2, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर ये पैरामीटर चेंज हो गए आपके, ये पैरामीटर क्या क्या हो गए, तो इसको हम कहते हैं Z21। पहला क्या था 1 1, पहले के सापेक्ष था 1 1 और 1 2, और दूसरी लाइन में आ गया तो क्या है Z21 और Z22। तो Z21 और ये किसका कौन सा पैरामीटर है, Z22, और इसको हम कहते हैं ZF, और इसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, ZO के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं इसका मान, तो Z21 और 21 का मान क्या हो जाएगा, ZF डेल F2 बाई डेल I1, बाकी सेम है। तो ये यहाँ V1 था, अब F2 क्या है, किसको व्यक्त कर रहा है, V2 को, तो डेल V2 बाई डेल I1 ये मान हो गया। और ऐसे ही ZO जो ये मान है, तो ZO को किसके द्वारा हम व्यक्त करेंगे, Z22 के द्वारा, डेल F2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा V2, ठीक है। तो ये अपने पास में 4 पैरामीटर है वो आ गए। अब H इसको ZF इनको क्या कहेंगे, तो Z21 है उसको हम कहेंगे खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा, खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा, ठीक है ना, V2 I2
इंटू ये वाला मान आ गया, ठीक है। V बराबर आई आर सो हो रहा है इस प्रकार से। और ये क्या कहलाता है, खुले परिपथ की जो Z22 है उसको हम किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, तो वो है खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा, क्योंकि V बराबर आई आर और ZO बराबर V2 बटा I2 है। तो ये क्या है आपका आउटपुट के लिए हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा। इन चारों को कंबाइंड रूप से लिखे तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो V1 V2 इधर दोनों ही है, इधर यही तो है V1 और V2। तो यहाँ पर चार मेरा पैरामीटर आ गए मेरे पास में, Z11 Z12 Z21 Z22 और इसके गुणा में क्या होगा, तो क्या है गुणा में I1 और I2। इस प्रकार से भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सर्किट के रूप में शो करना चाहें तो यहाँ पर सर्किट के रूप में इस प्रकार से हम इसको शो कर सकते हैं। ये यहाँ पर V1 बहने वाली धारा I1, ये Z11, ये Z12, ये Z21 और ये Z22, ठीक है ना। और ये यहाँ पर क्या है V2, यहाँ पर जो धारा बहेगी उसका मान क्या हो जाएगा I2, ठीक है। ये दोनों जो है वो क्या है आपके वोल्टता स्रोत है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप ZF तो V बराबर आई आर, ये देख सकते हैं, और वो भी क्या था V बराबर आई आर, यानी इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना।